तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताए थे ना। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश, श्वेत प्रकाश का, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बताए थे ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और बताए थे कि जो प्रकाश होते हैं श्वेत प्रकाश में 7 रंग होंगे और सातों रंग के लिए तरंगदैर्घ्य, वो क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, जो आपका प्रिज्म का अपवर्तनांक रहेगा सातों रंग के लिए कैसा रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो सबसे कम किसके लिए होता है? लाल कलर के लिए होता है। और सबसे अधिक किसके लिए होता है? बैगनी कलर के लिए होता है। ये बताए थे ना। तो अब हेडिंग डालना वर्ण विक्षेपण का कारण। वर्ण विक्षेपण का कारण। ठीक है, तो लिखना वर्ण विक्षेपण का कहाँ, वर्ण विक्षेपण का कारण, वर्ण विक्षेपण का कारण माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों की, माध्यम में भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश की चाल का, प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है। समझ में आई बात? तो वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि जो है किसी माध्यम में या प्रिज्म में जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है? अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है। समझ में आ गई बात ना? तो यही इसका कारण है। अब लिखना उसी के नीचे नोट पॉइंट लिखना। बैगनी रंग के प्रकाश के लिए, बैगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे अधिक, विचलन कोण सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए, तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। विचलन कोण सबसे कम होता है क्योंकि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बैगनी प्रकाश के लिए, बैगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल प्रकाश के लिए सबसे क्या होगा? कम होता है। फिर से बोल दें। क्योंकि कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। समझ में आ गई बात? तो पहली बात तो क्या है कि जो विचलन कोण है वो लाल के लिए कैसा होता है? लाल के लिए सबसे कम होता है और बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है। अपवर्तना आपका विचलन कोण ये क्या होता है? चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है और बैगनी के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। समझ में आ गई बात? तो वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है कि भिन्न भिन्न रंगों की प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होना, यही होता है ना। ठीक, अब इसके बाद अब हेडिंग डालना फिर से, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक,
तो ये तो समझ में आ गई कि आपका वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्ण विक्षेपण क्यों होता है। समझ में आ गई बात ना। तो अब हेडिंग आपकी क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब देखो हमारे पास दो कोई कलर ले लें, दो कलर यानी प्रकाश के दो कलर ले लें और उनके बीच का जो एंगल होगा, कोई दो प्रकाश ले लें, जैसे मान लो श्वेत प्रकाश आपके प्रिज्म में प्रवेश किया तो अलग अलग रंगों को बांट देगा, तो अलग अलग रंगों में बांटेगा, ऐसे कुछ बनेगा। जैसे आपका प्रिज्म है तो यहाँ से प्रकाश किरण गई, श्वेत प्रकाश गई, तो ये क्या करेगा, अलग अलग बांट देगा। इसमें से यहाँ से जाइए, मान लो है ये चाक थोड़ा ना हार्ड है, इसके लिए थोड़ा मुलायम चाक चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अभी आज के लिए रहने दो, अभी फिर कल देखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये प्रिज्म है आपका और ये सभी को क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकाश को रंग में बांट रहा है। तो एक मान लो ये कलर कोई होगा और ये दूसरा कोई कलर होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होगा इसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे, तो लिख लो इसको, दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, दो रंगों के निर्गत किरणों के बीच बनने वाले निर्गत कोण को उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, तो कोई दो रंग हैं और वो क्या होंगे, निर्गत प्रकाश की इस किरण को क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, और इसके कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। तो कोई दो रंग ले लिए और इन दोनों रंगों के निर्गत कोणों का अंतर उन दोनों रंगों के लिए क्या कहलाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक रेड है और एक मान लो येलो है, ठीक है, एक रेड है और एक येलो है, तो इसका कोई जो है आपका निर्गत कोण होगा, इसके लिए भी कोई निर्गत कोण होगा। तो इन दोनों निर्गत कोणों का अंतर, इन दोनों निर्गत कोणों का अंतर क्या कहलाएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण। मान लो इसका आर के लिए मान लो कि 30 डिग्री है, आर के लिए कितना है, 30 डिग्री है, और आपका येलो के लिए मान लो 40 डिग्री है। तो 40 40 माइनस 30 तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। यानी कि 10 डिग्री क्या है, रेड और येलो के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण है। समझ में आ गई बात ना। तो किन्हीं दो रंगों के निर्गत कोणों का अंतर उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ में आ गई बात ना। तो लिखा भी दिए ना, अब लिखना, माना लाल व बैंगनी रंगों के लिए, माना लाल व बैंगनी रंगों के लिए माना लाल व बैंगनी रंगों के लिए किरणों के अल्पतम विचलन कोण डेल्टा आर व डेल्टा वी हैं, डेल्टा आर व डेल्टा वी हैं, डेल्टा आर व डेल्टा वी हैं। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण
तो कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा, थीटा इज इक्वल टू होगा डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। देखो जो निर्गत कोण है, जिस अनुपात में आपका निर्गत कोण आपका चेंज होता है, उसी अनुपात में आपका विचलन कोण भी चेंज होता है। समझ में आई बात ना? तो यहाँ पे इसलिए थीटा बराबर क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा कौन सा एंगल होता है, विचलन कोण होता है। तो यहाँ पे यानी कि आपके वायलेट के लिए विचलन कोण माइनस रेड के लिए विचलन कोण बराबर क्या आएगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण आएगा। समझ में आ गई बात ना? तो इसको लिख लो आप लोग कि थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो देखो डस्टर तो है नहीं, तो डेल्टा वी देखो हम बताए थे डेल्टा बराबर क्या बताए थे, ए एन माइनस वन बताए थे ना। डेल्टा एम बराबर क्या बताए थे, ए एन माइनस वन, यही बताए थे ना। तो यानी क्या होता है, अपवर्तनांक है, और ए क्या है, अपवर्तक कोण। ए क्या है, अपवर्तक कोण। तो यहाँ पे देखो जो डेल वी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, यहाँ पे वी लिखेंगे ना, क्योंकि अलग अलग प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एन वी माइनस वन और इंटू क्या होता है, ए। तो क्या यहाँ ए वी लिखेंगे, ए वी लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्या अपवर्तक कोण बदलता है क्या, नहीं बदलता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए, सिर्फ ए ही रहेगा। और इसके बाद अब इसके लिए देखो डेल आर, तो डेल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर माइनस क्या होगा वन, और इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इसको इन दोनों को इसमें हम रखते हैं वैल्यू को, तो देखो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, अब देखो इसका ये समीकरण नंबर 1 मान लो, और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 का मान इसमें रखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे डेल वी की जगह आप क्या रखेंगे, एन वी माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वी माइनस वन इंटू ए, और माइनस है, यहाँ माइनस लगा दिए। फिर यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख दे रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा है ना, चलो देख लेना, अभी बाद में दूसरे में से देख लेना। और उसके बाद देखो एन आर माइनस वन इंटू ए है ये, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डेल आर की जगह पे, डेल आर की जगह क्या रखेंगे, एन आर माइनस वन इंटू ए, एन आर माइनस वन इंटू ए। दिख नहीं रहा है क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा बराबर हो जाएगा, अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यानी ए माइनस ए हो जाएगा, ये ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एन वी इंटू ए, क्या होगा एन वी इंटू ए, और ए का वन में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है देखो, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और ये ए का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, एन आर में, तो ए एन आर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो हो जाएगा ए और एन आर। इसमें नहीं दिख रहा है ना, ज़रा चमक रहा है ये, आप लोग इसको लिख लो पहले, नहीं दिख रहा है। चलो देखो यहाँ पे देखो है डेल, ये तो दिख रहा होगा ना, थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। फिर यहाँ पे डेल वी बराबर है, या डेल्टा वी बराबर है एन वी माइनस वन ब्रैकेट में, और बाहर क्या है, ए है। इसी तरह डेल्टा आर इज इक्वल टू है एन आर माइनस वन इंटू ए है ये।
हो गया? जहाँ नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, बता दे। दूसरा दूसरा डेल आर इजकल टू एन आर माइनस वन इंटू ए। नहीं समझ दिख रहा है? हो गया? चलो देख लेना उसमें से। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे हम कर रहे हैं, इसको ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे थीटा बराबर, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना? दिख ही नहीं रहा तो क्या समझ में आएगा तुम लोगों को? चलो अच्छा, देखो देख लेना, उसमें दिख रहा है, देख लेना बाद में। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ लिखे हैं थीटा इज इक्वल टू, लिखे हैं एन वी माइनस वन इंटू ए। ठीक है, फिर माइनस है, फिर एन आर माइनस वन इंटू ए है। तो यहाँ पे एन वी माइनस ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन वी इंटू ए माइनस ए, यही होगा ना? तो यहाँ पे लिखेंगे एन वी इंटू ए और माइनस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगा दे रहे हैं हम। और यहाँ पे देखो ए इंटू एन आर, यही होगा ना? ए का इसमें करेंगे तो ए इंटू एन आर, और फिर ए का इसमें करेंगे वन में तो ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे क्या है? ये प्लस ए है, जिसको हम काट देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा? देखो एन वी ए और माइनस एन आर ए, इसको उल्टा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पे ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? एन वी माइनस एन आर, और ये क्या आ गया? थीटा। इसके लिए भी बहुत परिवर्तन करना है, चाक दूसरा लेना पड़ेगा या तो फिर मार्कर। हो गया ये? यस सर। अब हेडिंग डालना। तो फार्मूला क्या आया यहाँ पे? थीटा इक्वल टू क्या आया? ए एन वी माइनस एन आर। समझ में आ गई बात ना? तो और थीटा क्या है यहाँ पे? कोणीय वर्ण विक्षेपण है। अब हेडिंग डालना आप लोग, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। हो गया? अब देखो इसको ध्यान से सुनो, अभी याद हो जाएगा तुरंत। सबसे ऊपर कौन होता है? रेड होता है, और सबसे नीचे वायलेट, और बीच में होता है येलो। ठीक है ना? बीच में होता है येलो। समझ में आ गई बात? इतना आपको याद रख लेना है। तो देखो आपका लाल रंग, रेड और येलो, रेड और वायलेट, रेड यानी कि लाल और बैगनी, लाल और बैगनी के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना? किसके बीच में? लाल और बैगनी के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण। और आपका पीले रंग के लिए, येलो रंग के लिए है ग्रीन, इसमें येलो बता रहा है, बीच में ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ पे येलो के लिए, क्षमता के लिए येलो लिया है। ठीक है, तो चलो वही होगा, देख लेंगे इसको फिर से हम। लेकिन यहाँ पे कह रहा है येलो के लिए, ठीक है, पीले रंग के लिए। तो पीले कलर के लिए विचलन कोण का अनुपात कहलाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण की क्षमता। कौन कौन?
लाल और बैगनी के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के लिए कौन सा कोण? विचलन कोण। को पीले रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात कोणीय वर्ण विक्षेपण की क्षमता कहलाती है। समझ में आई बात? फिर से एक बार सुनो कि लाल और बैगनी के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात कोणीय वर्ण विक्षेपण की क्षमता कहलाता है। समझ में आई बात ना? तो याद हो गया? तो किसके किसके बीच में? लाल और बैगनी के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात क्या कहलाता है? लिख डालो। बोलना पड़ेगा? नहीं सर। और इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ओमेगा इक्वल टू जो परिभाषा बोले वही हो गया यहाँ पे, थीटा अपान डेल्टा वाई। थीटा अपान क्या है? डेल्टा वाई। और थीटा क्या है? थीटा किसके किसके बीच का? लाल और बैगनी के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण है। और डेल वाई क्या है? पीले रंग के लिए विचलन कोण है। और इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण की क्षमता कहलाती है। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? डेल वी माइनस डेल आर। अभी हम बताए थे ना कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो यहाँ पे दो कलर के लिए है, तो ये आपका वायलेट के लिए और रेड के लिए है। तो डेल वी माइनस डेल आर, और नीचे क्या है? डेल वाई पहले से है ही है। अब इनका मान रख दे रहे हैं हम, n-1 इंटू ए वाला फार्मूला रख रहे हैं यहाँ पे। देखो कैसे रखेंगे, इसको लिख लो, मिटा के तब ऊपर से लिखना स्टार्ट करें तब पूरा आएगा। हैं? देखो ओमेगा इक्वल टू है थीटा माइनस डेल्टा वाई, फिर ओमेगा इक्वल टू है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। हो गया? यस सर। अब देखो हमें क्या मिल गया? ओमेगा इक्वल टू क्या मिला? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। तो यहाँ पे फिर से हम रखते हैं ओमेगा इक्वल टू, अब डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? एन वी माइनस 1 इंटू ए, यही होगा ना? एन वी माइनस 1 इंटू ए। यहाँ पे लिख देंगे एन वी माइनस 1 इंटू ए। ये डेल वी की जगह पे हो गया, और माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल आर। तो डेल आर क्या हो जाएगा? एन आर माइनस 1 इंटू ए, यही होगा ना? और नीचे वाले के लिए आप लोग बताओ, यही होगा ना? यस सर। अब देखो
अब इसको हम मिटा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, हम ए कामन ले रहे हैं, ठीक है ना, बाहर कामन ले रहे हैं। तो ए लिखकर बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन वी माइनस 1 और फिर ये छोटा ब्रैकेट में रहेगा और फिर क्या माइनस है, फिर एन आर माइनस 1, ये फिर ब्रैकेट लगा देना और इधर बड़ा ब्रैकेट, और इधर क्या है एन वाई माइनस 1 इंटू ए। तो क्या ये ए से कट सकता है, ये इसको हम काट सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बचा, एन वी माइनस 1 और इधर ब्रैकेट को हटा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा माइनस एन आर, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 और अपान क्या हो रहा है एन वाई माइनस 1। तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएंगे। देखो यहाँ पे ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कट जाएंगे। तो इधर क्या बचा एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1 बराबर ओमेगा, ठीक। नहीं दिख रहा आप लोग बाद में देख लेना, ठीक। और चलो लिख लो तब बाद में देखना। तो ये समझ में आ गया ना। तो फार्मूला एक बार और हटा दे रहे हैं। ओमेगा बराबर क्या है एन वी माइनस एन आर बाई एन वाई माइनस 1, यही है ना। क्या है ओमेगा इक्वल टू क्या है, परिभाषा क्या है, लाल और बैगनी के बीच का कोणीय वर्ण विक्षेपण, विस्थापन बोल रही है, अपान पीले रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात कोणीय वर्ण विक्षेपण की क्षमता कहलाता है। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा बराबर क्या आ गया एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1। चलो अब लिखो, बाद में लिख लेना। चलो लिख लो, पहले इसको पूरा कर लें। वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रिज्म के लिए ओमेगा का मान अधिक होता है, जिस प्रिज्म के लिए ओमेगा का मान अधिक होता है, उनके स्पेक्ट्रम में रंगों का फैलाव उतना अधिक होता है। उस स्पेक्ट्रम में रंगों का फैलाव उतना अधिक होता है। देखो ओमेगा का मान जितना अधिक होगा, आप इसे किरण फैल, आपको कल लेके आना, आप लोग प्रिज्म लेके आना, बताएंगे, ठीक। तो जैसे अगर मान लो हमारे पास यहाँ जो प्रिज्म है उसका ओमेगा का मान बहुत अधिक है, तो क्या करेगा, उसकी क्या खास बात रहेगी, जब उस पर श्वेत प्रकाश डालेंगे तो वो बड़ी बड़ी पट्टियाँ बनाएगा, समझ में आई बात। और ओमेगा का मान छोटा रहेगा तो छोटी छोटी पट्टियाँ बनाएगा, ऐसा समझ लो। यानी कि उनके जो बीच का जो थीटा का मान होता है वो क्या रहेगा, अधिक रहेगा, अगर ओमेगा का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो चलो आगे का कल देखते हैं और इसे थोड़ा संशोधन करना है।